11th assertion. The number of electrons in 1 coulomb is 6.25 into 10 to the power 18 because Q is equal to Ne where symbols have their usual meaning. बिल्कुल सही है. अगर हम क्वांटाइजेशन अप्लाई करें Q is equal to Ne, है ना, ये फॉर्मूला यूज करें तो यहां से जो हमारा चार्ज की वैल्यू है उसको हम कितना ले लें. अगर चार्ज की वैल्यू हमने ले ली 1, ठीक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी N और E हमारा क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट यानी कि बेस यूनिट. इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. राइट, तो हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, N की वैल्यू हो जाएगी, वो हमारी क्या हो जाएगी 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलने वाला है. ठीक, यानी कि एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. और ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग Q इज इक्वल टू Ne, यानी कि दोनों असर्शन और रीजन हमारे ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर असर्शन. Therefore our correct answer will be first option number A. Next question, 12th assertion. Unit of electric dipole moment are coulomb meter and units of torque are Newton meter. बिल्कुल सही है. रीजन में क्या है, बिकॉज P यानी कि डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q इंटू 2A एंड टॉर्क इज इक्वल टू F डॉट R. बिल्कुल सही है. देखो, अगर हम बात करें हमारे डायपोल मोमेंट की, तो डायपोल मोमेंट हमारा क्या होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज. तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम, और A यानी यहाँ पर हमारा A क्या है, लेंथ ऑफ डायपोल, है ना. 2A हमारा टोटल लेंथ ऑफ डायपोल है. ठीक, तो A हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस. डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर. तो यहाँ पर देखो डायपोल मोमेंट की जो यूनिट दी हुई है वो क्या है, कूलम मीटर. तो यूनिट बिल्कुल सही है. किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, यानी कि रीजन भी सही है. अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क हमारा क्या आता है, F डॉट R, वेयर F इज व्हाट, फोर्स, एंड R इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट. ठीक, तो वो भी हमारा अगर हम रखें ऐसा यूनिट फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, मीटर में. तो न्यूटन मीटर हमारी टॉर्क की क्या हो गई, SI यूनिट. ठीक, तो बिल्कुल सही है. ये यूनिट है, यही यूनिट होती है हमारी टॉर्क और डायपोल मोमेंट की. और ये यूनिट हम कैसे निकालते हैं, इन फॉर्मूले को यूज कर. यानी कि गिवन असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, and reason is the correct explanation of our assertion. Therefore we will choose option number A. Next question देखते हैं, 13th assertion. The number of electric lines of force emanating from 1 microcoulomb charge in vacuum is 1.13 into 10 to the power 5. देखते हैं यार, ये तो क्या बोल रहे हैं, देखो नंबर ऑफ लाइन इमिनेटिंग यानी कि निकल रही होंगी हमारी 1 कूलम चार्ज से. तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हमारी 1 कूलम चार्ज से निकल रही होंगी, वो बोल रहे हैं कितनी होंगी, 1.13 इंटू 10 टू द पावर 5. तो देखो इसको हम अप्लाई करते हैं, इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं. चार्ज जो यहाँ पर हमको गिवन था वो कितना था, 1 माइक्रोकूलम. देखो यहाँ पर हमें चार्ज कितना गिवन था, 1 माइक्रोकूलम. ठीक है, अगर हम इस चार्ज के अक्रॉस एक हम क्लोज्ड सरफेस बनाएं, 1 माइक्रोकूलम चार्ज के अक्रॉस अगर हम एक क्लोज्ड सरफेस बनाएं, तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, हमारा गॉस लॉ, जो कि क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, और यहाँ पर हमें चार्ज की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 माइक्रोकूलम, है ना, और माइक्रो कितना होता है, 10 टू द पावर -6 कूलम, यानी कि 1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम हमारा क्या हो गया, चार्ज, डिवाइडेड बाय परमिटिविटी हमारी क्या होती है, 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 होती है. ठीक है, तो यहां से हमारा जो फ्लक्स होगा, फाई जो होगा हमारा, वो कितना आ जाएगा, यहां से हमारा फाई आएगा 1.13 इंटू 10 टू दी पावर 5. ये आएगा हमारा फ्लक्स. ठीक, तो ये बिल्कुल सही है. अगर हम यहाँ पर गॉस लॉ अप्लाई करें तो हमारा जो फ्लक्स है, यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो कि हमारी निकल रही होंगी इस सरफेस से, है ना, इमिनेट हो रही होंगी इस चार्ज की वजह से, वो इतनी ही होंगी. तो ये तो बिल्कुल सही आंसर आया है हमारा, यानी कि गिवन असर्शन यहाँ पर कैसा है, ट्रू है. ठीक, और ये हमने कैसे निकाला, बिकॉज दिस फॉलोज फ्रॉम गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक. यानी कि ये जो हमारा आंसर आया है, रिजल्ट आया है, वो किसके हेल्प से आया है यार, गॉस थ्योरम के हेल्प से आया है. बिल्कुल सही है, यानी कि रीजन भी बिल्कुल सही है, असर्शन भी बिल्कुल सही है, रीजन हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है. देयरफॉर वी विल चूज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14th assertion. The Coulomb force is the dominating force in the universe. जो हमारा कूलम फोर्स है वो डोमिनेटिंग फोर्स होता है क्या, नहीं. सबसे ज्यादा जो डोमिनेटिंग फोर्स होता है वो कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है.
ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों होता है? क्योंकि जो हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके बीच एक्ट करता है? दो मासेस के बीच में एक्ट करते हैं। तो दो मास जहां पर भी होंगे वहां पर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, है ना। तो यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या है? डोमिनेट करता है। डोमिनेटिंग फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल है, लेकिन यहां पर क्या लिखा है? कूलम फोर्स डोमिनेटिंग है यार। कूलम फोर्स यानी कि दो चार्जेस के बीच में, अगर दो बॉडी चार्ज होंगी तो ही उनके बीच में जो है ये फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ठीक, तो जो हमारा कूलम फोर्स है वो डोमिनेटिंग फोर्स नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा डोमिनेटिंग होता है। इसलिए ये असर्शन जो है वो कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। रीजन करते हैं, द कूलम फोर्स इज वीकर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पर ये भी गलत है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या होता है? वीकर होता है देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में 4 फंडामेंटल फोर्सेस में, है ना। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कैसा होता है? मोस्ट वीकर फोर्स होता है, मोस्ट वीकेस्ट फोर्स होता है एज कंपेयर टू ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक, तो यहाँ जो कूलम फोर्स इज वीकर लिखा है, हमारा रीजन भी कैसा हो गया? रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा असर्शन है वो भी गलत है, क्योंकि डोमिनेटिंग फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और लिखा है कि कूलम फोर्स वीकर होता है, नहीं, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स वीकर होता है। इसलिए रीजन भी रॉन्ग। तो यानी कि हमें ऑप्शन नंबर डी चूज करना है, वेयर बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। देखते हैं 15th क्वेश्चन। कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज अ सेंट्रल फोर्स। कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स हम किसको कहते हैं? इट इज बिकॉज कूलम फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। बिल्कुल सही है। अगर हमने एक चार्ज यहां पर लिया है, ठीक, और एक चार्ज यहां पर लिया है, ये ठीक, और अगर हम इन दोनों चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन करें, ये हो गई लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, तो जो फोर्स होगा हमारा, ये भी पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ये भी पॉजिटिव चार्ज ले लिया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल। तो जो हम फोर्स का डायरेक्शन लेते हैं वो कुछ इस लाइन के अलोंग लेते हैं, कुछ ऐसे लेते हैं। क्या हम ये फोर्स का डायरेक्शन ऐसे लेते हैं? नहीं ना। ये वाला जो फोर्स का डायरेक्शन है इस वाले चार्ज की वजह से, है ना, क्या वो ऐसा डायरेक्शन लेते हैं हम? नहीं। रिपल्शन का डायरेक्शन कैसा लेते हैं? इसी लाइन के लॉन्ग लेते हैं हम, कुछ इस तरीके से। ठीक, ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं यार? सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा असर्शन यहां पर कैसा है? बिल्कुल ट्रू है। इट इज बिकॉज कूलम फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द, जो फोर्स है वो कैसा एक्ट करता है? लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो रीजन भी बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16th assertion. The concept of electric field offers an explanation as to how an electric charge exert force on another charge. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है वो हमको क्या एक्सप्लेन करता है कि यार अगर हमारा एक चार्ज रखा हुआ है और वहां पर अगर दूसरा चार्ज आ जाए तो वो उसके ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। यानी कि यहाँ जो हमारा असर्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक, यानी कि देखो, अगर हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव, तो वो क्या निकालेगा? इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होगा। और यहाँ पर अगर हम नेगेटिव चार्ज लेकर के आ जाए कुछ ऐसे, तो नेगेटिव चार्ज पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, वो इस नेगेटिव चार्ज पर क्या करेगी? फोर्स लगाएगी, एंड दैट फोर्स विल बी इक्वल टू Q इंटू E, है ना। यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसकी तरफ खिंचा हुआ चला आएगा। यानी कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या बताती है कि हमारे एक चार्ज पर दूसरे चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो क्यों लग रहा होगा? क्योंकि वो उसके अंदर आ जाती है, उसके रीजन में आ जाती है, उसकी फील्ड में आ जाती है। हमारा असर्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। रीजन पढ़ते हैं। An electric charge modifies the space around it by producing electric field. एक चार्ज के अराउंड क्या जनरेट करता है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है ना। अपने आसपास का जो रीजन है एक चार्ज का वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। When some other charge is brought, it experience a force due to the electric field produced by the first charge. जैसे कि मैंने अभी समझाया, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज ये क्या करेगा? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होगा। अगर हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को लेके आए तो नेगेटिव चार्ज इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या एक्सपीरियंस करने लगेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा। और वो कैसा होता है? इन डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये डायरेक्शन हो जाएगा हमारे नेगेटिव चार्ज का, है ना। तो इस तरीके से फोर्स लगता है पहले वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस दूसरे वाले चार्ज पर। हमारा जो रीजन है वो भी कैसा है? बिल्कुल ट्रू है। assertion भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर assertion. Therefore we will choose option number A. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17th assertion. When an electric dipole is placed in an uniform electric field making an angle with the direction of the field, it experiences a torque बट जीरो नेट फोर्स। ये तो बिल्कुल सही है। अगर हमने यहां पर ले ली हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
यहाँ पर हमने रखा हमारे डाइपोल को, डाइपोल के पास यहाँ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। नेगेटिव चार्ज विल मूव इन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। नेगेटिव चार्ज विल मूव इन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज विल मूव इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन कैसा है, ऑपोजिट। अगर हम सिंपल फोर्स की बात करें तो फोर्स देखो दोनों कैसे लग रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, यानी कि जो नेट फोर्स इस पर एक्ट कर रही होगी वो क्या हो जाती है, जीरो। लेकिन ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन देखें तो यहां पर ये लाइन ऑफ एक्शन कहलाएगा, है ना। यहां पर इस पॉइंट पर लाइन ऑफ एक्शन ये कहलाएगा, इस पॉइंट पर लाइन ऑफ एक्शन ये कहलाएगा, है ना। तो जब हमारी लाइन ऑफ एक्शन कैसी हो, दोनों फोर्स की अलग अलग हो, सेम लाइन ऑफ एक्शन ना हो, दोनों फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं वो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट ना कर रहे हो, तब हमारा क्या लगता है, टॉर्क लगता है। तो यहां से ये कुछ इस तरीके से ऐसे रोटेट हो जाएगा हमारा डाइपोल, यानी कि यहां पर एक रोटेटिंग फोर्स लग रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। ठीक, तो हमारा टॉर्क यहां पर टाउ जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक, तो बिल्कुल हमारा असर्शन यहां पर करेक्ट है। क्या बोल रहे थे असर्शन में, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एन एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। यहां पर ये देखो डाइपोल का डायरेक्शन अगर हम देखें तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा ये है, तो कुछ एंगल पर हमने क्या देखा, कुछ एंगल ही तो बना रहा है ना। तो रीजन जो है यहां पर उसको रीड करते हैं अब हम। हमारा असर्शन यहां पर कैसा है, बिल्कुल ट्रू है। असर्शन में फिर से रीड करती हूं, क्या बोल रहे थे, देखो व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एन एंगल विद द डायरेक्शन इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क बट जीरो नेट फोर्स। ठीक है, वो एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क, लेकिन नेट फोर्स वहां पर कैसा होगा, जीरो होगा। रीजन पढ़ते हैं, द चार्जेस कंस्टिट्यूटिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एंड द लाइंस ऑफ एक्शन आर सेपरेटेड बाय सम परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बिटवीन देम। तो रीजन भी यहां पर वही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और रीजन हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। देयरफॉर वी विल चूज ऑप्शन नंबर ए। Next, 18. Assertion. A system of three positive charges, each having a charge q, placed equal distant from each other along a straight line, cannot be in equilibrium. फिर से रीड करती हूँ, assertion में क्या बोल रहे, देखो system of three positive charges, each having charge q, equally distant from each other along a straight line, cannot be in equilibrium. अगर हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करें कुछ ऐसी, यहाँ पर हमारा एक चार्ज q, यहाँ पर हमारा दूसरा चार्ज Q, और यहां पर हमारा तीसरा चार्ज Q, ये तीनों जो प्लेस हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर ऐसे प्लेस्ड है। आगे देखते क्या बोल रहे हैं, दोनों का जो तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा कितना दिया हुआ है, Q। ठीक, और तीनों ही हमारे कैसे चार्जेस हैं, पॉजिटिव 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 चार्जेस हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, देखो इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कैन नॉट बी इक्विलिब्रियम। जो तीनों चार्ज हमारे ऐसे रखे हुए हैं ये तीनों इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते। देखो अगर इस चार्ज की बात करें, इसको पॉइंट को ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी, ये ले लेते हैं सी, तो सी पर जो चार्ज रखा हुआ है वो इन दोनों ए बी पर जो चार्ज रखा है उसकी वजह से क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये दोनों ही चार्ज की वजह से रिपेल होगा। ठीक, यहाँ पर ये फोर्स आएगा फोर्स ड्यू टू बी, है ना, और यहाँ पर ये फोर्स आएगा फोर्स ड्यू टू चार्ज कैप्ट एट ए। तो हम देख सकते हैं इक्विलिब्रियम में होने का क्या मतलब है, जब हमारा नेट फोर्स उस चार्ज पर कैसा हो, जीरो। इक्विलिब्रियम मतलब कि क्या, रेस्ट पर होना, यानी कि नेट फोर्स उस पर चार्ज पर कैसी लग रही हो, जीरो लग रही हो, तभी हम बोल सकते हैं वो चार्ज कैसा होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो दोनों चार्ज इस वाले चार्ज पर मिलकर के फोर्स लगा रहे हैं, सी पर रखे हुए चार्ज पर फोर्स लगा रहे हैं, तो उन दोनों का डायरेक्शन कैसा आया है, सेम। डायरेक्शन सेम होने की वजह से फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और फोर्स अगर हमारी ऐड होगी तो नेट फोर्स जीरो हो सकता है क्या, नहीं होगा, यानी कि ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन में, यानी कि सी हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। अगर इधर ही हम बात करें चार्ज जो कि ए पर रखा हुआ है, तो ए चार्ज बी की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा,
है ना, और ए चार्ज सी की वजह से कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहां पर भी हमने देखा दोनों चार्जेस की वजह से ए पर रखा हुआ चार्ज के जो नेट फोर्स है वो भी किस तरफ आ जाएगा, इसी तरफ आ जाएगा। यानी कि यहां पर भी हमारा जो नेट फोर्स है वो जीरो मिल पाएगा क्या, हमको नहीं मिल पाएगा। यानी कि ए भी जो है हमारा वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। लेकिन अब देखो हम चेक करते हैं हमारे बी पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर। तो यहां पर बी पर रखा हुआ चार्ज जो है वो ए की वजह से रिपल्शन कुछ इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सी से कुछ रिपल्शन इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, रिपल्सिव फोर्स इस तरफ एक्सपीरियंस करेगा। इट विल बी फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी एंड दिस फोर्स विल बी ऑन बी ड्यू टू ए। और अगर हम देखें ध्यान से तो दोनों का जो डिस्टेंस है, दोनों चार्ज का जो डिस्टेंस है वो हमको बोला था इक्वल डिस्टेंस पे रखा हुआ है, यानी कि फोर्स आर की वैल्यू भी कैसी हो गई, सेम, और इनका मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी कैसा है, सेम, और सेम मीडियम में भी रखे हुए हैं। यानी कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो भी कैसा हो जाएगा, सेम, और डायरेक्शन तो आपको यहाँ दिख ही रहा है, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट है। तो नेट फोर्स की अगर हम बात करें यार, तो नेट फोर्स हमारा जो होगा, इस वाले फोर्स को एफ ले, है ना, और यहां पर इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को भी क्या ले, एफ ले, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, 180 डिग्री। यानी कि हम डायरेक्टली क्या कर दे, एफ माइनस एफ कर सकते हैं। यार आपने पढ़ा होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसी को ही हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो नेट फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा होगा हमारा बी ड्यू टू चार्ज कैप्ट एट ए एंड चार्ज कैप्ट एट सी, तो कितना हो जाएगा, नेट फोर्स यहां से हमको मिल जाएगा 0। ठीक, बाकी अदर टू केसेस में हमको नेट फोर्स जो है वो 0 नहीं मिल रही थी। ठीक, तो यहां से हमारा सेंटर वाला चार्ज जो है वो तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन हमारा जो तीनों दो और चार्ज हैं वो हमारे इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक, अब देखो असर्शन में नीचे क्या बोल रहे थे, स्ट्रेट लाइन कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, यानी कि ये जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते। आगे पढ़ते हैं रीजन। तो चार्ज इन द मिडिल एक्सपीरियंस जीरो नेट फोर्स, बिल्कुल सही है, जैसे अभी हमने देखा बीच वाले चार्ज की बात की, नेट फोर्स यहां पर कैसा एक्सपीरियंस करेगा, वो 0। बट फोर्स ऑन चार्जेस एट एक्सट्रीम एंड इज नॉट 0, यहां पर ये वाला एक्सट्रीम एंड का जो चार्ज है वो नेट फोर्स जो है वो कुछ एक्सपीरियंस करेगा। ये वाला चार्ज इस तरफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये वाला चार्ज इस तरफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना। इन दोनों पर नेट फोर्स 0 नहीं होगी, एक्सट्रीम एंड पर नेट फोर्स हमारी 0 नहीं होगी, यानी कि रीजन भी बिल्कुल सही है जैसे कि अभी हमने देखा। तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। 19th assertion, गॉसियन सरफेस इज कंसिडर्ड केयरफुली, यार ये तो बिल्कुल सही है। जब हमने बात की थी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉस लॉ की, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारा गॉसियन सरफेस है उसको हमें केयरफुली कंसीडर करना चाहिए, इस सरफेस को सिमेट्रिक लेना चाहिए, है ना। डिस्क्रीट चार्ज से हम पास नहीं करवाते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज से हमारा गॉसियन सरफेस पास हो जाता है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस को केयरफुली कंसीडर करते हैं। तो असर्शन यहां पर कैसा है, ट्रू है। रीजन पढ़ते हैं, द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी कैलकुलेटेड शुड बी विद इन द सरफेस, यार रीजन यहां पर कैसा हो गया, गलत हो गया। अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ा है तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर इस तरीके से हम इन्फिनाइट लॉन्ग शीट लेते हैं, यहां पर हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक, और यहां से अगर हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो यहां पर हम क्या ड्रॉ करते थे यार, एक सिलेंडर ड्रॉ करते थे। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहां निकालनी होती थी, इसके सरफेस पे निकालते थे ना, क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर निकालते थे, नहीं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहां कंसीडर करते थे, इसके एंड्स पर, इसके सरफेस पर, यहां पर भी इसके सरफेस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करते थे। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी कैलकुलेट, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं वो गॉसियन सरफेस के अंदर लेते हैं क्या, नहीं, वो तो कहां लेते हैं, हम गॉसियन सरफेस पे लेते हैं, यानी कि रीजन यहां पर कैसा हो गया, फॉल्स। assertion is true while reason is false, यानी कि we will choose option number third, that is C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, assertion, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, बिल्कुल सही बात है। जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्योंकि अगर हमने क्रॉस करवा दिया, मतलब अगर हम इस इंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उस एक पॉइंट पर वो कहां होगा, इस डायरेक्शन में। इस वाले चार्ज की वजह से अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये होगा इस डायरेक्शन में, है ना। टेंजेंट एट अ पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर हमारा एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा
assertion जो है वो बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट विल हैव टू डायरेक्शन एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। तो रीजन में यहां पर देखते क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन सुपर इम्पोज टू गिव वन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे यहां तो एक और प्रॉपर्टी दे दी हमारी, जो कि क्या होती है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारा, कि किसी एक पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट सुपर इम्पोज टू गिव वन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर एक चार्ज रखा है Q1, यहाँ एक चार्ज रखा है Q2, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम कुछ इस तरीके से निकालते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं, वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। यानी कि यहाँ पर हमसे रीजन में बात की है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, यानी कि ये एक अलग ही स्टेटमेंट हो गया। हमारा रीजन यहाँ पर असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बल्कि असर्शन में क्या, असर्शन का जो प्रॉपर रीजन होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, क्योंकि अगर हमने इंटरसेक्ट करवा दिया दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन निकालें तो दो डायरेक्शन हमको मिलेंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक, तो यानी कि हमारा असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, अपने आप में रीजन ट्रू है ना। यहाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हमारी बात कर दी, ठीक, तो रीजन बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा रीजन जो है वो हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। देयरफॉर वी विल चूज ऑप्शन नंबर बी। Assertion is true, reason is true, but the reason is not correct explanation of our assertion. ठीक है।